Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biodiversity and conservation. This is the 15th chapter of NCERT. तो हमने जो पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस मतलब कि कौन से कारण से आपका जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रहा है। तो उसमें हमने 4 पार्ट पढ़े थे जिसमें कि पहला क्या था हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दूसरा क्या था ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड तीसरा क्या था एलानी स्पीसीज इन्वेशन एंड फोर्थ क्या था को एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये 4th रीजन थे जिसके कारण आपका जो बायोडाइवर्सिटी वो लॉस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जब ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर ली थी फिर उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए अगर कोई भी स्पीसीज है वो हमारी एक्सटिंक्ट ना हो जाए उसे कंजर्व कैसे रखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हम कंजर्वेशन क्यों करते हैं बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए, तो वो उसके कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से हम किसी भी चीज को किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप की कैटेगरी होती है जिसमें कि पहला क्या था नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा क्या था ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड क्या था एथिकल। ठीक है, तो अभी हम इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैरो यूटिलिटेरियन की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सबसे पहले पॉइंट देखते हैं दिस आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियस ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमी बेनिफिट फ्रॉम नेचर फूड। तो जो हमारे नेचर से रिलेटेड जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें जो है वो किस में आती है नैरो यूटिलिटेरियन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब देखो नेचर से जो हमें मिलता है जो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए हेल्पफुल है तो वो क्या है। अगर हम नेचुरल फूड की बात करें तो वो क्या है सेरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, ये सारे क्या है नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल फूड भी बोलते हैं इन्हें। तो ये सब किससे मिलता है नेचर से। ओके, फिर फायरवुड डाइज प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, जो भी हमारी मेडिसिन बनाने में जो प्लांट्स इंपॉर्टेंट है वो भी हमारे नेचर से ही मिलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए मोर देन 25% ऑफ द ड्रग, तो जो भी आपकी जो मेडिसिन बनाई जाती है या फिर मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उन्हें ड्रग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ड्रग्स। ठीक है, तो बोला गया है कि 25% से ज्यादा जो भी ड्रग बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं करेंटली सोल्ड इन अ मार्केट वर्ल्ड वाइड आर डिराइव फ्रॉम द प्लांट and 25,000 of species of plant controlled to the traditional medicine used by native people around the world। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में हमारे जो भी मेडिसिन बनाई जाती है जो भी ड्रग बनाए जाते हैं वो कितना है पूरा, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो क्या है मोर देन 25% है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी प्लांट के वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितना है 25,000 स्पीसीज हैं जो कि प्लांट की जो कि हमारी मेडिसिन बनाने में यूज होती है। ठीक है, ओके, या फिर ड्रग्स बनाने में यूज होती है। ओके, जब मेडिसिन बनाई जाती है तो फिर वो मार्केट में भी सेल करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या होता है। This argument say that biodiversity play a major role in many ecosystem services that nature provided। जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आता है वो क्या है, तो ये जो मतलब अगर हम मेन की बात करें सबसे ज्यादा मोस्टली किसका यूज होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का। ठीक है, उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा यूज होता है बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं Amazon rainforest is estimated to produce through photosynthesis 25% of the total oxygen in the earth atmosphere। जो Amazon rainforest है जो कि साउथ अमेरिका में है तो वो क्या है वो अप्रॉक्स 20% ऑफ ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, ओके, तो इस प्रोसेस से वो पूरे अगर हम पूरे परसेंटेज की बात करेंगे तो 20% जो है ऑक्सीजन हमारा वहीं से मिलता है। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म बम्बल बीज बर्ड्स मोथ एंड बैट्स आर इंगेज्ड इन pollination of plant which is essential for formation of fruit and seed। तो जो भी ये हो गए एग्जाम्पल जैसे कि बी हो गया बम्बल बीज हो गए, ठीक है, और बर्ड्स हो गए मॉथ हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है ये पॉलिनेशन एजेंट है। ठीक है, क्या है पॉलिनेशन एजेंट है जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस को होने में वर्क करते हैं। जैसे कि कोई भी फ्लावर है, ठीक है, किसी भी प्लांट का फ्लावर है तो दूसरे प्लांट के जो फ्लावर में जो पॉलन प्रेजेंट है वहां से लेकर दूसरे फ्लावर में
जो रिलीज करते हैं ये सारे एजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बैट हो गया, बर्ड हो गए, ठीक है, इंसेक्ट हो गए, ये सारे क्या है, एक पॉलिनेटर एजेंट है, ठीक है, जो कि पॉलिनेशन की प्रोसेस होने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। जो हमारी सीड है, फ्रूट्स है, ये सारे क्या है, जब पॉलन जो है रिलीज होंगे दूसरे प्लांट में तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमेट बनेंगे, तो क्या होगा, न्यू न्यू जो फ्रूट बन रहे हैं, सीड बन रहे हैं, वो पॉलिनेशन की प्रोसेस से ही बनते हैं। तो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस कौन कर रहा है, ये पॉलिनेटर एजेंट, तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट एंड ओशन सिस्टम रेगुलेटेड ग्लोबल क्लाइमेट। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वो किसकी हेल्प से सही हो पाएगी, मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमें बहुत सारे फॉरेस्ट को रोकना पड़ेगा कटने से, या फिर उन्हें बचाना पड़ेगा, या फिर और भी मतलब बहुत सारे प्लांट जो है वो हमें लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग से हम सेफ रह सके, ठीक है। तो ये हो गया जिससे हम मतलब फॉरेस्ट और ओशियंस को कवर करके या फिर उनको प्रॉपर अरेंजमेंट उनका सही से रख के तो क्या कर सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोक सकते हैं, ठीक है। अब हम एथिकल की बात करते हैं कि एथिकल क्या होता है। ह्यूमन बीइंग स्टोर द बायोस्फीयर विद ओवर a million स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कई सारे स्पीसीज जो कि लॉस हो रहा है धीरे धीरे, या फिर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं या फिर कंजर्व करके रखते हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, जो भी हमारे प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, या फिर एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में है, तो उन्हें स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, एंड स्मॉल से माइक्रोब्स हो गए, ठीक है। तो इन्हें क्या है, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ओके। और मिलियंस ऑफ स्पीसीज को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, every living species has intrinsic value though it may not have any direct economic value। इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जितनी भी वैल्यू है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, एक सेफ जगह रखी जाती है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कि इन ऑर्गेनिज्म की कितनी वैल्यू हो, उन ऑर्गेनिज्म की कितनी वैल्यू है, या फिर कौन सा स्पीसीज की कितनी वैल्यू, ये सारी चीजें रखी जाती है एक जगह, ठीक है। तो उसे मतलब उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज देयर फॉर अवर मोरल एंड एथिकल ड्यूटी नॉट टू डिस्ट्रॉय देम। इसमें क्या है, इसमें हमें पूरी चीजें मतलब जो भी हमारी इंडिया में हो गई या फिर कोई भी कंट्री में हो, तो क्या है, इन सब चीजों को सेफ रखने के लिए अलग अलग टाइप से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओके, उन्हें सेफ रखने के लिए, ओके। फिर देखिए मतलब उन्हें जो वो सारे जो प्लांट है या फिर एनिमल है वो डिस्ट्रॉय होने से उन्हें बचा रहे हैं, ठीक है, ओके। इंस्टेड वी शुड टेक केयर ऑफ देयर वेलबीइंग सो एज टू पास द रिच बायोलॉजिकल लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। जो जैसे कि कोई भी स्पीसीज है वो क्या है, अगर हमारी जो स्पीसीज है वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो एक्सटिंक्ट होने के लिए उसे हमें बचाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो उसे पता चल सके कि हमारी जो कंट्री है इसमें इस टाइप के ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीसीज हैं, ठीक है, या फिर रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो न्यू जनरेशन है उसे मतलब नॉलेज देने के लिए क्या है, ये प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर माइक्रोब्स, इन सारी चीजों को स्पीसीज को स्टोर करके रखते हैं या फिर कंजर्व करके रखते हैं। तो ये 3 रीजन थे जिससे हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, ठीक है, ओके। पहला क्या था, नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा क्या था, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एंड थर्ड क्या था, एथिकल, ठीक है। तो ये 3 रीजन जिससे आप अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को आप कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 टाइप से होता है। जैसे कि एक वो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे कि कितनी स्पीसीज कहाँ पर है, किस तरीके से उन्हें कंजर्व करना पड़ता है, वो हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन, तो वो 2 टाइप से ही होता है, जिसमें कि किसी भी स्पीसीज को हमारी कंट्री से बाहर ले जाना या फिर हमारी कंट्री में लेकर आना, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। ये 2 टाइप से होता है, जिससे बोलते हैं इन सीटू और दूसरा क्या होता है, एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू मतलब होता है इनसाइड, दैट मींस किसी भी कंट्री में लाना किसी भी स्पीसीज को, और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, किसी भी स्पीसीज को ले जाना, ठीक है। तो ये हो गया मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन। तो 2 टाइप के कंजर्वेशन हो गए, एक्स सीटू और इन सीटू, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्स सीटू की बात करते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है,
Certain animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given a special care. किसी भी एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की स्पेशल केयर करनी पड़ती है अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्पेशल केयर क्या करनी पड़ती है कि जिस एरिया में वो रह रहा है अगर उसके लिए वो प्रोटेक्शन वाला एरिया नहीं है तो उसे हम वहां से निकाल कर दूसरी एरिया में रखते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे कि बाहर के एरिया में जैसे कोई भी स्पीसीज है वो एक्सटेंड हो रही तो हम उसे स्पीसीज को लाकर एक सेफ जगह पे जो कि उसके लिए प्रोटेक्शन वाला एरिया है तो वहां पर हम रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल कि जो एक्सीटू का कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है वो क्या है, जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है, ओके। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये बनते हैं कि जैसे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दें जिसमें कि कई सारे ऑप्शन इन-सिटू के होंगे और कई सारे उसमें से कोई ऑप्शन एक्स-सिटू का होगा, ठीक है। तो वो आपको पहचानना होगा कि एक्स-सिटू का कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब हम इन-सिटू की बात कर लेते हैं कि इन-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज अवेटिंग टू सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फॉर एक्सीड इन कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। कोई भी स्पीसीज जब हमारी कंट्री से या फिर स्टेट से होकर किसी और स्टेट में जाती है या फिर किसी और कंट्री में जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन। और जो भी जिसी भी कोई भी स्पीसीज को अगर हम अपनी एरिया में लाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इन-सिटू कंजर्वेशन। मतलब काफी सारी स्पीसीज को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन-सिटू कंजर्वेशन की प्रोसेस का यूज करके हम सभी ऑर्गेनिज्म को सेफ रख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं और इस तरीके से कई सारे हॉटस्पॉट रीजन है जहाँ पर अदर ऑर्गेनिज्म को आना अलाउ नहीं है, ठीक है। जिस स्पीसीज के लिए वो एरिया बनाया गया वो है बस वही स्पीसीज रह सकता है। जैसे कि प्लांट का एरिया, तो प्लांट के लिए क्या बनाया गया है, एक गार्डन टाइप बनाया गया है, ठीक है। अगर एनिमल्स के लिए तो क्या है, एक जू टाइप बनाए गए एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से सभी स्पीसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरिया बनाए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो उन्हें क्या बोला जाता है, हॉटस्पॉट एरिया या फिर रीजन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज 34। अगर पूरे हॉटस्पॉट की बात करें कितने की अलग अलग एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज है या फिर हॉटस्पॉट है तो वो कितने हैं, टोटल 34 है। पहले कितने थे, 25 थे, उसके बाद 9 जो है वो और ऐड न्यू बना दिए गए, ठीक है। 9 जो है वो और ऐड हो गए तो कितने हो गए, 34, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल, क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछ सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 34 है। अगर ये पूछे कि पहले कितने थे तो क्या बताएंगे, 25 थे, ठीक है। और पूछे अगर क्वेश्चन की न्यू और कितने ऐड हुए तो 9, ठीक है। तो 25 और 9 क्या हो गया, 34, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में तो कितने, 34 है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जो पूरे इन-सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, ईस्टर्न घाट हो गया, ये सारे क्या है, एक हॉटस्पॉट है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को रखने के लिए एरिया बनाए गए, ठीक है। तो हॉटस्पॉट की बात करें तो ये है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब हम इन-सिटू के एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, जो कि 14 है। इनकी वैल्यू भी दे रखी है कि, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी रिजर्व जो है वो कितने हैं, 14 है। और नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क की वैल्यू कितनी है, 90, ठीक है। और सेंचुरीज की बात करें 448, ठीक है, क्या है, 448, ओके। और हॉटस्पॉट की बात करें तो वो क्या है, वेस्टर्न घाट हो गया और ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि आपके जो एनसीईआरटी है उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको देखते हैं क्या होता है, एंडेमिज्म क्या होता है। तो एंडेमिज्म के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसमें स्टार बना रखा है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन, स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ऐसे स्पीसीज जो कहीं और नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है, ऐसे स्पीसीज
जो कहीं और नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक सेपरेट एरिया में ही मिलते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एंडेमिज्म। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992, in 1992 important for appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit। रियो डी जेनेरियो जो थे साइंटिस्ट जिन्होंने 1992 में एक अर्थ समिट नाम का वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दी थी, ठीक है, क्या दिया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दी थी, ठीक है, या फिर उसे बोल सकते हैं हिस्टोरिकल कन्वेंशन, ठीक है, तो हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसका नाम था द अर्थ समिट, ठीक है, तो किसने दिया था, रियो डी जेनेरियो ने, कब दिया था, 1992 में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि किसी भी एरिया में कितने स्पीसीज हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, या फिर किसी भी स्पीसीज का यूजफुल है, तो उन्हें सेफ रखा जा सके एक डिफरेंट एरिया में, ठीक है, तो डिफरेंट एरिया में जब रखा जा सकता है तो उन्हें आगे की जो न्यू जनरेशन है वो अच्छे से उन्हें यूज कर पाएगी अगर वो यूजफुल है, तो जैसे कि मेडिसिनल प्लांट हो गए, ठीक है, कई सारे एनिमल हो गए, ये सारे क्या है, कुछ मतलब जो यूजफुल है हमारी में, जैसे कि ड्रग्स वगैरह बनाने में प्लांट्स यूजफुल है, तो क्या है, एक बेनिफिट है ना सभी ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या है, ऑर्गेनिज्म के मतलब जो प्लांट है वो क्या है, यूजफुल है, ठीक है, या फिर बेनिफिशियल है, तो इन सारे स्पीसीज को एक डिफरेंट एरिया में रखा जाता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एंडेमिज्म, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उन्होंने पहले तो रियो डी जेनेरियो में दिया था अपना एक एरिया, ठीक है, कि इस तरीके से आप रखेंगे तो अच्छे से वो सेफ रह पाएंगे और बहुत ही टाइम तक चल पाएंगे, मतलब उनका जो यूज है वो बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे बहुत टाइम तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो जोहान्सबर्ग थे उन्होंने 2002 में एक पूरा इन्होंने बताया था द अर्थ समिट, ठीक है, इन्होंने बताया था वर्ल्ड समिट, ठीक है, इन्होंने बताया था वर्ल्ड समिट, ठीक है, जोहान्सबर्ग ने क्या बताया था, वर्ल्ड समिट एक एरिया दिया था जिससे आप इजिली और अच्छे से मतलब जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात है तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। कब दिया था इन्होंने, 2002 में, किसने दिया था, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 190 कंट्रीज प्लेग्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010, ओके। सब तो ये सारी जो भी ये चीजें, द अर्थ समिट हो गया, द वर्ल्ड समिट हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये 2010 में सभी जगह अलाउ हो गई थी, ठीक है, क्या हो गई थी, सभी जगह अलाउ हो गई थी कि किस तरीके से किसी भी एनिमल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है, तो 2010 में 190 कंट्रीज में ये सारी चीजें वो अलाउ हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ ग्लोबल, जो कि रीजनल है लोकल लेवल में, तो जो जैसे कि किसी भी कोई भी स्पीसीज है वो क्या है, रिड्यूस हो रही थी, तो क्या है, जो इस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन रेट है या फिर जो भी रिड्यूस होने वाला जो रेट है वो क्या हो गया, वो बहुत ही कम हो गया, ठीक है, ओके। जिसमें कि टू पार्ट होते हैं, जिसमें कि रीजनल हो गया और लोकल लेवल हो गया। रीजनल का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एरिया को लेकर हम कंजर्व करें किसी भी एनिमल को, या फिर एक लोकल लेवल को, जैसे कि आसपास के जो भी एरिया उन्हें हम अच्छे से सेफ रख सके, जिस तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी को लॉस होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पूरा कुछ टॉपिक था जो कि इम्पोर्टेंट था आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए, और जो एंडेमिज्म की जो डेफिनेशन हमने पढ़ाई वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि आपके लिए पूरा डेफिनेशन दे दिया, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया कि ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, एंडेमिज्म की, ओके। तो ये पूरी जो भी डेफिनेशन है पूरे चैप्टर में, फिर पूरी एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है कि ये जो है कोई भी डेफिनेशन है वो किसकी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर हमें अब ये चैप्टर जो फिनिश हो चुका है तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर के रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुडे इज
हैबिटाट लॉस फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो भी मेन रीजन है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये एक मेन रीजन है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। तो वही बताया गया है कि रियो डी जेनेरियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कब दिया था अपना अर्थ समिट का जो रूल था वो क्या था, कब दिया था, 1992 में। ठीक है, अगर हम जॉन्सबर्ग की बात करें तो उन्होंने कब दिया था, 2002 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, when a threatened plants need urgent measure to save if the desirable approach is ex-situ conservation। किस तरीके से आप किसी भी थ्रेटन होने वाली या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज को किस तरीके से आप अच्छे से रख सकते हैं या फिर उन्हें मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ex-situ में बताया कि जो भी वैल्यू होती है वो सारी चीजें वैल्यू सहित सारी चीजें रखी जाती है। ठीक है, किसी भी स्पीसीज को आपने कंजर्व किया, ठीक है, कंजर्व करने के बाद तो वो भी हमें आपको पता होना चाहिए ना कि उस स्पेसीज में या फिर उस एरिया में कितने स्पीसीज रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन में। ओके, तो यही पूछा गया है कि अगर हम मेजरमेंट की बात करें कि कितनी वैल्यू उस एरिया में है स्पीसीज की, तो वो कौन बताता है हमें, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड। तो जो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ठीक है, कौन अर्थ के कौन सी एरिया में, तो आप क्या बताएंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टैक्सा लोगारिथम स्केल इज अ स्ट्रेट लाइन। जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का मैंने बताया था कि स्पीसीज रिचनेस कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया था कि जो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि आगे आगे जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में मतलब जो भी स्पीसीज आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आगे टाइम पे जब आप पूरी स्टेट की जहाँ पर आप रह रहे हो उस स्टेट की सारी जो भी अर्थ है या फिर क्या है वो सारी चीज को एक ही जगह आप ला के रख देंगे। ठीक है, मतलब आधी जमीन जो है वो उनसे खरीद ली, आधी जमीन उनसे खरीद ली, तो वो क्या है, एक एरिया आप बना देंगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या है, कहीं तो आपका कांस्टेंट रेट आएगा ही ना। ठीक है, तो जब कांस्टेंट रेट आ जाएगा तो क्या होगा, ना आप एरिया बढ़ा पाएंगे ना ही आप स्पीसीज बढ़ा पाएंगे। ठीक है, जितनी एरिया बढ़ाएंगे उतने स्पीसीज भी आप अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या है, कांस्टेंट रेट आ जाता है जहां पर आप ना एरिया बढ़ा सकते हैं ना स्पीसीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो कैसा जो अगर हम लाइन की बात करें तो क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने बताया था कि कौन से स्पीसीज में, अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू थी, तो एंजियोस्पर्म की थी। ठीक है, किसकी वैल्यू थी, एंजियोस्पर्म की थी। ठीक है, ओके, फिर देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे जिन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ दिया था, तो वो कौन सा ग्राफ था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, ओके, किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जांपल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन। एक्स-सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल क्या होता है, सीड बैंक। ठीक है, क्या होता है, सीड बैंक। ऐसे काफी सारे एग्जांपल हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे कि एक्स-सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल क्या है और इन-सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द स्पीसीज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ नॉट फाउंड elsewhere it term as। तो ये तो पूरी देखिए, पूरी डेफिनेशन दे रखी है जो कि हमने अभी पढ़ाया। ठीक है, तो वो किसकी डेफिनेशन है, एंडेमिज्म की। ठीक है, या फिर एंडेमिक की। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन दे रखी है। इस तरीके से डेफिनेशन दे देंगे और आपको पूछेंगे किसकी डेफिनेशन है ये, तो ये आप अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 वाज हेल्ड इन। जो भी इन्होंने जो जॉन्सबर्ग थे जिन्होंने वर्ल्ड समिट का दिया था, ठीक है, कब दिया था, 2002 में दिया था। ठीक है, तो वो पूछा जाएगा कि कहाँ पर दिया था। ठीक है, तो वो मतलब जो एरिया था वो जहाँ पर वो रहते थे वो कौन सी एरिया थी, तो आप क्या बताएंगे, स्वीडन था। ठीक है, क्या था, स्वीडन। ओके,
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए इस पूरे चैप्टर में। और इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करने के बाद जो भी आपको डाउट आते हैं तो उसमें वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके। और जो भी इम्पोर्टेंट, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाते हैं आपको, जिसमें कि आपको अंडरलाइन करके रखनी है या फिर उसे स्टार बना लेना, ठीक है। कोई भी आप सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। और ताकि आप जब अगेन उसको रिवाइज करें तो आपको इजिली वो क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और उसमें इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं कि हाँ ये हमें इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी प्रिपरेशन होती है, जिसमें कि हम कुछ नए नए पॉइंट्स को डिस्कवर करते हैं हमारी एनसीईआरटी में। तो इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को रीड करते हैं, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।